बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाए। जैसे मेरी पार्टी चुराई है, सिंबल चुराया, तो चोरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर हर किसी के मन में अगर एक सवाल है तो वो ये है कि आखिर महाराष्ट्र चुनाव में क्या होगा, किसका पल्ला भारी है और कौन इस चुनाव को जीतने जा रहा है। दोस्तों, अगर सच कहूँ तो इसका जवाब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस बार जो महाराष्ट्र में हो रहा है या फिर पिछले 5 साल में जो महाराष्ट्र में हुआ है वो पूरी चीज़ ही जो है एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। इस बार शिवसेना सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है, एनसीपी सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है। कई जगहों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। इसके अलावा 2 नेशनल पार्टीज जो हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो सत्ता और विपक्ष में हैं। तो इनके बीच में ये जो लड़ाई है, इसमें जो वोट हैं वो किस तरह से बटेंगे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो नैरेटिव के आधार पर तय होगा। ये वो नैरेटिव है जो तय करेगा कि जो वोटर हैं वो किसके पक्ष में या किसके विरोध में वोट करेंगे। और इसलिए जो चुनावी घोषणाएं दोनों तरफ से हुई हैं वही इस चुनाव का जो टोन है वो सेट करने वाला है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह के एनालिसिस और वीडियोस लगातार करते रहते हैं। अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस बार का जो नैरेटिव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर यह तय होगा कि ये चुनाव कौन जीतने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इसे समझाता हूँ। लोकसभा चुनाव में महायुति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ में एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी शामिल है, तीनों पार्टियां साथ में मिलकर लड़ने के बावजूद वो 17 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी थी। क्योंकि उस समय जो माहौल था वो यही था कि इन्होंने 2 जो स्थानीय पार्टियां हैं, एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना, उसे तोड़ा है और उनके जो नाम और चुनाव चिन्ह हैं वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे को दिए हैं, जिससे लोगों में गुस्सा था। इसलिए 48 में से ये केवल 17 सीटों पर चुनाव जीत सके। अब ये बात एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रिमंडल में शामिल सभी लोग समझ रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्हें समझ में आया कि नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में अपने छवि को बदलने की ज़रूरत है। और तब उन्होंने लाड़की बहन स्कीम की ओर से एक स्कीम लाया, जिसके ज़रिए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये वो देने लगे और अब तक 7,500 रुपये उनकी ओर से दिया गया। इसे एक तरीके से गेम चेंजर समझा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि इसके ज़रिए एकनाथ शिंदे या फिर महायुति के जो लोग हैं वो अपने छवि को सुधार रहे हैं। अजित पवार तो गुलाबी कलर की जैकेट भी पहनने लग गए थे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो दोनों ओर से घोषणाएं हो रही हैं। ऐसे में लाड़की बहन हो या फिर ये पूरे के पूरे नैरेटिव की बात करें, उसे लेकर भी घोषणाएं की जा रही हैं। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से घोषणा की गई, अजित पवार की ओर से घोषणा की गई, राहुल गांधी मुंबई के बीकेसी में आए थे, महाविकास आघाड़ी की ओर से घोषणा की गई और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब उद्धव ठाकरे की ओर से भी घोषणा किया गया है, उनकी ओर से मैनिफेस्टो जारी की गई है। शुरुआत हम करते हैं महायुति की ओर से। जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने 1,500 रुपये हर महीने दिए हैं। उनको अपने छवि को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि उन्हें लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था। आपको ये याद रखना चाहिए कि एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। 2022 में उन्होंने शिवसेना के भीतर एक तरीके से हमने देखा कि 40 विधायक अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गए और ठीक वही काम अजित पवार ने किया, जिसकी वजह से इस सरकार को महायुति सरकार बोलाया जाता है। और अगर विपक्ष की माने तो इसे खोखे सरकार कहती है, क्योंकि वो बार बार आरोप लगाती है कि पैसे लेकर इन्होंने सरकार को तोड़ा है। तो एकनाथ शिंदे की ओर से जब ऐलान किया गया तब उन्होंने उसी दिन ऐलान किया जिस दिन उद्धव ठाकरे की ओर से कोल्हापुर में 2-3 मूल मुद्दे रखे गए। उस पर मैं बाद में आता हूँ। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है कि अगर वो सरकार में लौटते हैं तो उनकी ओर से क्या कहा जाएगा। पहले उन्होंने, जिसे मैं गेम चेंजर कह रहा हूँ, लाड़की बहन स्कीम, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो इसे 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर देंगे और इसके साथ ही साथ 25,000 महिलाओं को
पुलिस फोर्स में भी रखने की बात उनकी ओर से की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो किसानों को फार्म लोन मिलता है, लोन वेवर मिलता है, उसे 12,000 रुपये उसे जो है बढ़ाया जाएगा शेतकरी सम्मान योजना के तहत, और इसके साथ ही साथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक किया जाएगा, और एमएसपी में भी 20% की सब्सिडी देने की बात उनकी ओर से दी गई है। ऐसे ही जो सीनियर सिटीज़न के पेंशन है उसे 1,500 रुपये से 2,100 रुपये करने की बात की गई है। हर किसी को घर मिले और खाना मिले उसके लिए योजनाएं लाने की बात की गई है। एक बात जो उद्धव ठाकरे ने उस दिन की थी वही बात एकनाथ शिंदे ने दोहराई है कि कई एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइस को स्टेबल करने की बात की गई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ माने क्या, तो जैसे तेल, शक्कर, गेहूँ, चावल, दाल, इनके जो दाम हैं वो लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये कहा गया है दोनों तरफ से कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो वो इस एसेंशियल जो कमोडिटी है उसके जो दाम हैं उसे बढ़ने नहीं देंगे। इसी तरह के और भी कई सारे उनकी ओर से ऐलान किए गए हैं। अब उन्हीं के साथ में उस सत्ता में शामिल हैं अजीत पवार। अजीत पवार ने तो इस बार सब कुछ अलग किया है, गुलाबी जैकेट तो पहनने ही लगे हैं वो। उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बार हर एक सीट के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। हालांकि उनके भी 2-3 चीज़ें जो हैं वो एकनाथ शिंदे से ही मेल खाते हैं, जैसे कि लाड़की बहन योजना को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की बात की गई है, फार्म लोन वेवर्स की बात की गई है, 25,000 रुपये पर हेक्टर का बोनस पैडी फार्मर्स को देने की बात उनकी ओर से की गई है, लगभग 25 लाख नौकरियां और 45,000 जो गाँव के रास्ते हैं वो बनाने की बात अजीत पवार की ओर से की गई है। अब ये तो रही महायुति की बात। महायुति जो शायद लोकसभा चुनाव में हार के बाद से स्कीम्स को ला रही है। जैसे कि मैं कहता हूँ, देखिए अब ये मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में आप ऐलान करते हैं कि देखिए अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये स्कीम्स लाएंगे, तब इसे कहा जाता है ये आपका चुनाव का घोषणा पत्र है। ठीक, यहाँ पर हुआ ये था कि जो लाड़की बहन स्कीम है उसे आपने किसी योजना में उसे आपने उसका ऐलान नहीं किया था कि हम लाने वाले हैं। आप लोकसभा चुनाव में हारते हैं, आपको पता है कि 5-6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उसी के चलते आप इस स्कीम को लाते हैं, और अब तक महिलाओं को 7,500 रुपया दिया गया है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या महिलाओं के वोट पूरी तरीके से महायुति को पास चले जाएंगे, यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को ये वोट मिलेंगे, और क्या वो सत्ता में लौट पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि इस बार वोटों की जो बहुत कम मार्जिन रहने वाला है हर एक सीट पर, क्योंकि इतने फैक्शंस इस बार हैं दोस्तों मैदान में कि इसका असर देखने मिलेगा। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की ओर से। दरअसल जब मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ तो बुधवार के दिन शाम को मुंबई के बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की पहली रैली हुई। वहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने एक साथ आकर शक्ति प्रदर्शन तो किया। उनकी ओर से 5 ऐसे गारंटी हैं जिसका ऐलान किया गया। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं उन गारंटियों की। और उसमें जो पहली गारंटी है, आप देखिए ये लाड़की बहन योजना स्कीम कितनी महत्वपूर्ण है कि जो पहला गारंटी इनकी ओर से भी जारी किया गया उसका नाम रखा गया है महालक्ष्मी। अब इस गारंटी के तहत यही जो लाड़की बहन स्कीम है उसमें जो 1,500 रुपये देते हैं उससे दोगुना करके 3,000 रुपये करने की बात की गई है। यानी ये 1,500 दे रहे थे, ये कहते हैं हम वापस आएंगे तो 2,100 रुपये देंगे, तो इन्होंने कहा कि हम इसे 3,000 कर देंगे। क्या इससे महिला वोटर्स प्रभावित होंगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये आते हैं तो 2,100 देंगे, वो आते हैं तो 3,000 देते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण ऐलान है। इसके साथ ही कृषि समृद्धि ऐलान है जिसके तहत ये कहा गया है कि 3 लाख रुपए तक के जिन्होंने कर्ज लिए हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं किसान, 3 लाख रुपए के जो कर्ज हैं उसे माफ़ किए जाएंगे। और जो किसान हर साल अपना कर्ज भरते हैं और नियमित रूप से भरते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये एज एन इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि वो बार बार भर रहे हैं। नहीं तो होगा ये कि किसान लोन लेगा और भरेगा नहीं, कहेगा क्यों भरें जब ये माफ़ कर देते हैं। तो जो लोग पैसे भरते हैं उनके लिए भी इसमें बात की गई है। इसके साथ ही साथ बेरोज़गारी पर बार बार फोकस करते हुए ये कहा गया है कि युवक जो हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है उन्हें हर महीने 4,000 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हर एक परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की गई है। और जो 5वां मुद्दा है जो लगातार राहुल गांधी उठाते रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, वो भी उन्होंने इस पर जिक्र किया है। जब इसका ऐलान किया गया तो जो पहली बात जो मैंने कही, जो महत्वपूर्ण है, महिलाओं की बात जो मैंने कही, उसी बात को राहुल गांधी ने दोहराया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। केवल 3,000 रुपये की बात उन्होंने नहीं कही है, बल्कि ये भी कहा कि सभी महिलाओं को बस में मुफ्त राइड मिलेगी। सुनिए राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को
3,000 रुपए सीधा खटाखट 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 न दर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। तो राहुल गांधी की ओर से या फिर महाविकास आघाड़ी की ओर से जहां पर इसका ऐलान किया गया, तो उसके अगले दिन यानी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, गुरुवार सुबह, उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना की ओर से एक वचननामा निकाला। वो इसे मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं, वो वचननामा कहते हैं। वो कहते हैं ये हमारा वचन है जो हम लोगों के सामने ले जा रहे हैं। अब उसमें उन तमाम मुद्दों के तो जिक्र है ही जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जो महाविकास आघाड़ी के मुद्दे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उद्धव ठाकरे अलग से उठा रहे हैं कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो वो क्या करेंगे। और उसमें एक जो सबसे पहला मुद्दा वो उठा रहे हैं, उसे उन्होंने कहा है कि हर एक ज़िले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य और एक प्रेरणादायी जो मंदिर है उसको वहाँ पर लाएंगे। अब ये जानबूझकर भी किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि कुछ महीने पहले मुंबई से सटा जो कोंकण इलाका है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक प्रतिमा थी वो ढह गई थी, जबकि 8 महीने पहले ही करोड़ों रुपए की लागत में उसे बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो इस बात को उद्धव ठाकरे समझते हैं और इसलिए उन्होंने इसका ऐलान किया है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, अन्न सुरक्षा वाला ही बात कि जो 5 प्रमुख चीज़ें हैं जिसमें गेहूँ, दाल, तेल, शक्कर और इसके साथ चावल, इन पर 5 सालों तक जो इनके दाम है या जो इनकी कीमत है उसे स्थिर रखने की बात इनकी ओर से की गई है। महिलाओं के लिए स्वतंत्र महिला पुलिस स्टेशन बनाने की बात की गई है। आंगनवाड़ी सेविका और आशा स्वयं सेविकाओं के लिए जो पैसे हैं वो बढ़ाने की बात की गई है। बाकी तो जो 25 लाख रुपए तक के कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी बात तो मैंने की है। इसके साथ इस बार इन्होंने कहा है कि महिलाओं को क्योंकि मुफ्त शिक्षा दी जाती है, पुरुषों को भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उद्धव ठाकरे मुंबई के मुद्दों को तो लगातार उठा ही रहे हैं। धारावी की बात इन्होंने कही है। जो उद्योग मुंबई से बाहर जा रहे हैं उसका ऐलान इन्होंने किया है। सरकारी लोगों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो OPS कहते हैं, उसे भी कहीं ना कहीं बनाए रखने की बात की है। मुंबई की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो कोली समाज है, जो मच्छीमार होते हैं या जो मछुआरे होते हैं, वो बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। उन्हें यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर निकालने की बात की जा रही थी या उन्हें डेवलपमेंट के नाम पर कहीं पर शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। मुंबई अलग अलग द्वीप थे और शायद ये जो कोली हैं, जिन्हें मच्छीमार या मछुआरे कहा जाता है, वो पहले नागरिक, आप समझ लें, या पहले सिटीज़न हैं मुंबई के। तो उद्धव ठाकरे ये बात समझते हैं। साथ ही साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो वर्ली से लड़ते हैं, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर कोली मौजूद हैं। तो इसका भी जिक्र किया गया और कहा है कि उनका संरक्षण करना, उनको वहीं पर डेवलप करके देना ताकि वो जैसे रहते थे वैसे रह सकें, इसका ऐलान इनकी ओर से किया गया है। इसमें एक अहम मुद्दा जो मुझे नज़र आया, जो शायद कई लोगों ने आज सुबह जब उद्धव ठाकरे थे वहाँ पर नहीं पूछा, वो ये था, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम किसी के भी धर्म में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब इसका कहीं ना कहीं जो इशारा है वो वक्फ बोर्ड की तरफ है, क्योंकि उसे लेकर कई सारी चीज़ें कही जाती है। फिर कहीं पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा, ये कहा जाता है कि एक ही नियम सभी के लिए होगा, उसकी बात की जाती है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने फोकस किया हुआ है। अब इससे ये महिलाओं को, साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की इनकी कोशिश है। मुंबई के जो पहले सिटीजन है, मराठी मानुस का मुद्दा है, उद्योग का मुद्दा है, इसे उठाने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है, या ये जो मुद्दे हैं लगातार उठ रहे हैं, क्या ये काफ़ी हैं लोगों के सामने? क्योंकि सामने दूसरी तरफ महिलाएं देख रही हैं कि जो 1500 रुपये आ रहे हैं वो तो हर महीने आ रहे हैं। अब इन्होंने जो 3000 रुपये का घोषणा किया है, क्या एक गेम चेंजर होने वाला है? तो इसलिए ये जो घोषणाएं हुई हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही तय करेंगे
कि भविष्य क्या होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने जब इसका ऐलान किया उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, हिंदी में भी उन्होंने कुछ बातें कही है। सुनिए उन्होंने कहा और जो मैं कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूँ उसे वो कॉपी कर लेते हैं, इसका भी जिक्र उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया। ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की विकास आघाड़ी में हमने हमारा वचननामा जनता के चरण में सादर किया था। ऐसे कई सारे वादे जो हमने किए थे वो हमने निभाए हैं। नहीं, हमने उसका अभ्यास किया उसका, और कहाँ से लाएंगे अभी भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो भी ये भी बात चुराएंगे, जैसे मेरी पार्टी चुराई है, सिंबल चुराया, और यहाँ तक सीमित नहीं रहा। मैंने जब शुरुआत की कि 5 जीवनावश्यक जो भी चीज़ें हैं उसके गेहूँ, चावल, शक्कर, दाल, तेल, दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसको आने वाले 5 साल स्थिर रखेंगे। तो वो भी चीज़ उन्होंने चुराई, तो वो भी बात चुराई। उनको चोरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, और इसलिए ज़्यादा बातें मैं कहूँगा नहीं, लेकिन काफ़ी सारे हमने चीज़ें देखी है जहाँ अगर हम इन्होंने जो पैसा खाया है और खाने की संभावना अगर इनकी सरकार आएगी तो रहती है, तो हम अगर वो बंद करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने सुना, उद्धव ठाकरे को भी उनकी ओर से भी ऐलान किया गया है और अब प्रचार का जो समय है वो ज़ोर शोर से शुरू है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बीच में योगी आदित्यनाथ आके गए थे तो बटेगे तो कटोगे वाले नारे यहाँ पर लगे, राहुल गांधी आकर गए हैं, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। एक तरीके से अब ये जो घोषणाएं हुई हैं इसी पर खेला होना है दोस्तों। आने वाले जो 10-15 दिन हैं वो इसी पर खेले जाएंगे और इसी के आधार पर एक नैरेटिव बनाने की या लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। अब कौन अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप दोनों तरफ के मैनिफेस्टो को देखें तो एक चीज़ तो ये ज़रूर साफ है कि महिला वोटर्स पर हर किसी का फोकस है। जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे शायद भारतीय जनता पार्टी इसको समझ चुकी है। साथ ही साथ हरियाणा में उन्होंने देखा कि कई ऐसे सीटें थी जहां पर आमतौर पर अगर आप देखें तो हरियाणा में केवल 0.6% वोट ज़्यादा होने के बावजूद 30 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी। तो यहाँ पर इनकी भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को ताकतवर बनाए रखने के लिए और एकनाथ शिंदे को काबू में रखने के लिए। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। ये सब को आप देखते हुए समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर जो नतीजे आएंगे वो बहुत कुछ तय करेगा। वो तय करेगा कि देश में आगे की राजनीति कैसे होगी। वो तय करेगा कि केवल फ्रीबीज के ऊपर ये देश चलेगा या स्कीमों के आधार पर चलेगा। वो तय करेगा कि क्या आप सत्ता में मौजूद होने के बावजूद किसी को भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, क्या लोगों की ओर से जो फैसले लिए गए हैं उसका कोई मतलब रहता है या नहीं, और बाद में आप कुछ पैसे देकर क्या लोगों को खरीद सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर फैसला महाराष्ट्र के चुनाव में होने वाला है। इसके साथ ही साथ अदानी का भविष्य क्या होगा, धारावी का भविष्य क्या होगा, मुंबई का भविष्य क्या होगा, ये भी ये चुनाव तय करने वाला है। इसलिए जो महाराष्ट्र का चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे मैंने जो टाइटल भी आपने देखा है एमवीए वर्सेस महायुति इसलिए कहा है क्योंकि ये घोषणाओं के ऊपर और नैरेटिव के ऊपर अब ये चुनाव लड़े जाने वाला है। अब कौन कितना ताकतवर बन पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन दोनों ओर से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। क्या ये ऐलान लोग किसके ज़्यादा सही मानते हैं या गलत मानते हैं, 23 तारीख को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश थी दोनों तरफ के जो भी जानकारी अब तक है वो आपके सामने देने की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोज़ लगातार आपके लिए करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।